नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। जुम्मे के दिन फिर भड़काई गई हिंसा। दिल्ली के जामा मस्जिद, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत देश भर में किया गया हिंसक प्रदर्शन। हिंदू देवी देवताओं का अपमान, ओवैसी को पड़ा भारी। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के विरोध में बंगाल में हुई आगजनी, कट्टरपंथियों ने लगाया लंबा जाम। ममता ने की दूसरे राज्यों में प्रदर्शन करने की अपील। राज्यसभा चुनाव में शिवसेना को ओवैसी का साथ, हिंदुत्व पर घिरे उद्धव ठाकरे। पाकिस्तानी सेना ने किया आतंकियों के सामने सरेंडर। बड़ी संख्या में छोड़ेगी टीटीपी के आतंकी। कबायली इलाके में हटाए जाएंगे हजारों सैनिक। पहली खबर का रुख करते हैं, जहां जुमे की नमाज के बाद फिर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बवाल देखने को मिला। जहां कानपुर में बवाल के बाद आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी जारी है, वहीं अब जुमे की नमाज के बाद दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं मुरादाबाद में अरेस्ट नुपुर शर्मा के बैनर के तले नारेबाजी की गई। इसके अलावा सहारनपुर में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जुलूस निकाला गया। कानपुर में हुए बवाल के बाद प्रदेश भर में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया था। बकायदा ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी उग्र हुई और यूपी के कई इलाकों सहित प्रदेश के बाहर भी माहौल बिगड़ता नजर आया। राजीव जी, जिस तरह से ये हिंसात्मक प्रदर्शन सामने आए हैं, तो क्या ये सब साजिश के तहत किया गया? देखिए, एक सप्ताह के बाद जबकि कानपुर हिंसा हुई और उसके एक सप्ताह के बाद अगले जुमे के दिन ये पूरे देश में फैला। ये पहले ही बताया गया था कि ये पूर्व नियोजित साजिश है कानपुर वाले। और कानपुर के बाद जब अगले जुमे के दिन, जबकि प्रशासन अलर्ट पर है, चारों तरफ पुलिस व्यवस्था टाइट है, फिर भी उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के बाहर भी साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर जगह पर अचानक से नुपुर शर्मा के टिप्पणी को लेकर हंगामा शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि ये कानपुर की जो हिंसा हुई थी एक शुरुआत थी। इसके पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी और ये उसी तरह की साजिश थी जिस तरह से सीएए के खिलाफ पूरे देश में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए गए और फिर अचानक से बवाल खड़ा हुआ और इकट्ठा करके कहीं कहीं हिंसात्मक कार्रवाई की गई और दूसरे तरफ प्रदर्शन हंगामा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की गई। और इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कानूनी तरीके से हो रहा है और इस कार्रवाई के बावजूद अगर वो लोग कुछ और मांग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका मकसद साफ है और वो मकसद है पूरे देश में हंगामा खड़ा करना। जी बिल्कुल, कानपुर में साजिश के तहत एक बार जुमे के बाद हिंसा भड़काई गई और अब फिर एक बार जुमे की नमाज के बाद ये हिंसात्मक प्रदर्शन साजिश के तहत सामने आया। वहीं नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर जहां जगह जगह माहौल बिगड़ता दिखाई दिया, वहीं ओवैसी जैसे नेताओं ने भी मुसलमानों को बरगलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी किए जाने के बाद अब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। ऐसे ही ओवैसी के कार्यकर्ताओं ने भी नुपुर के बयान से बौखलाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने AIMIM के 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया और सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने, भीड़ में शामिल होकर उपद्रव या हिंसा करने और आपराधिक कृत्य के लिए इकट्ठा होने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। राजीव जी, जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की तो उसके बाद तो ये प्रदर्शन होने लग गए, लेकिन अब ओवैसी जैसे नेता हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह के एक्शन लिए जाने चाहिए? देखिए, एफआईआर तो दर्ज हो चुका है, लेकिन सरकार को चाहिए कि जो पहले से प्रिकॉशन के तौर पर एक्शन लिए जाते हैं उसमें सबसे पहले ओवैसी जैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ओवैसी सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं करते हैं,
बल्कि ओवैसी का पूरा कुनबा एक तरह से मुस्लिमों को भड़काने का काम भी करता है। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी, इन दोनों भाइयों का मकसद ही भारत का जिन्ना बनना है और इसके लिए पहले जरूरी है सरकार को कि इनके ऊपर खास तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि नुपुर शर्मा के विवाद के बाद भी स्थिति जो आगे बनी है उसमें अभी जो पूरे देश में हंगामा हुआ, उसमें जामा मस्जिद जो दिल्ली का है उसके बाहर भी प्रदर्शन किए गए और इसकी तैयारी पहले से हो रही थी। एक दिन पहले से लोगों ने कहा था कि जब जुमे की नमाज होगी उसके बाद हम लोग नारेबाजी करेंगे और उसमें इमाम ने मना कर दिया था। लेकिन इमाम साहब का बयान देखिए, उन्होंने बोला कि ये हमारे लोग नहीं हैं, हमने किसी को परमिशन नहीं दी थी, ये ओवैसी के लोग हैं। और ओवैसी के लोग कहने का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं है कि ओवैसी के लोग वही सिर्फ हैं जो AIMIM के सदस्य हैं। ओवैसी के वो सारे लोग हैं जो उनके भड़काऊ भाषणों से सड़कों पर आ जाते हैं, जो मुसलमानों को भड़काने के लिए अलग अलग तरीके की बयानबाजी करता है, जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ साजिश की बात करता है। तो ओवैसी को तो सबसे पहले पकड़कर जेल के अंदर डालना चाहिए कि जब तक ये माहौल खराब रहेगा तब तक ओवैसी को जेल से बाहर आने या किसी तरह के स्टेटमेंट देने से मना कर दिया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की और अब जो हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही हैं देश भर से, उसके बाद ओवैसी ने अब अपने लिए ही मुश्किल खड़ी कर ली है। अब ऐसे ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उन्मादी प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने नुपुर शर्मा के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सिर पर टोपी और लुंगी पहनकर NH 116 पर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने इस्लामी नारे लगाए और टायर जलाए। ऐसे में बंगाल में ये बवाल मचने के बाद खुद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस मामले से किनारा करती नजर आई। बजाय मामले को शांत कराने के ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से दूसरे राज्यों में जाकर प्रदर्शन करने की अपील की। राजीव जी, एक तरफ तो बंगाल में इस तरह से माहौल भड़क रहा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी इन प्रदर्शनों के बीच भी अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लगी है। जैसे ममता बनर्जी तो राजनीति तुष्टीकरण की ही करती है, लेकिन ये तुष्टीकरण सिर्फ एक स्तर पर नहीं है, ये मुसलमानों की राजनीति करने लगी है। और मुसलमानों की राजनीति में जिस तरह से ये पूरे संघीय ढांचा का आड़ लेकर ममता बनर्जी जो साजिश कर रही है उसका पर्दाफाश इसमें हो गया है। उन्होंने क्या कहा कि राज्य से बाहर जाकर जो करना है करो, यहां पर मत करो। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी एक भड़काऊ भाषण दे रही हैं, जो लोगों को, मुस्लिमों को बाहर जाकर प्रदर्शन करने की बात कर रही हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। और ममता बनर्जी जो एक जिम्मेदार स्टेट की जिम्मेदार CM हैं, अब ममता बनर्जी कोई ऐसे गली कूचे के कोई व्यक्ति नहीं है। ममता बनर्जी एक संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रदर्शन को शांत करना उनका काम है। उनका काम ये नहीं है कि प्रदर्शन को आगे के लिए बढ़ा देना, क्योंकि ये हिंदुस्तान पूरा एक देश है। राज्य उसमें से वेस्ट बंगाल हो सकता है, उसमें से बिहार हो सकता है और झारखंड हो सकता है, उसका बॉर्डर स्टेट जो है उड़ीसा हो सकता है। उनके कहने का मतलब है कि मेरे देश में जो अलग अलग राज्य हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में व्यवस्था ठीक ठाक रहे। और ऐसे नेताओं का बहिष्कार तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को FIR दर्ज करवाना चाहिए कि वो हमारे राज्य में हिंसा करवाने, प्रदर्शन करवाने के लिए दूसरे से अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़के माहौल में जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये बयानबाजी की है और सियासत करने की कोशिश की है, उसमें अब ममता बनर्जी अपने ही बयान में फंसी दिखाई दे रही हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां राज्यसभा चुनाव में 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान की शेष बची 16 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। चारों ही राज्यों में रिक्त राज्यसभा सीटों के मुकाबले अतिरिक्त उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इनमें से 4 सीटों पर क्रॉस वोटिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त पर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा ओवैसी के उद्धव को समर्थन को लेकर रहा, क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के उम्मीदवार को समर्थन दिया, जिसके बाद ठाकरे के हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो राजीव जी, जिस तरह से ओवैसी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को समर्थन किया है, तो क्या कुछ मायने उसके रहे हैं? किस तरह से हिंदुत्व पर उनके सवाल उठने लगे? देखिए, उद्धव ठाकरे
ठाकरे अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। एक बार उन्होंने धोखेबाजी की भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी कि सरकार बनाने के लिए, सीएम बनने के लिए उन्होंने भाजपा को धोखा दिया, जिसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को समर्थन दिया। दोनों पार्टियों को देखें तो दोनों पार्टियों को मिला के पूर्ण बहुमत आई थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, यानी लोगों ने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम होना चाहिए, क्योंकि आधे सीटों का अंतर था, 106 और 56। लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने पूरे अपनी स्थिति बदल ली और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके सीएम की कुर्सी ले ली, यानी पहला धोखा उन्होंने वहां दिया। अब दूसरे धोखेबाजी की बात है राज्यसभा की एक सीट के लिए, अभी चुनाव परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन राज्यसभा की एक सीट के लिए उन्होंने पूरे हिंदू समुदाय के साथ धोखेबाजी की है, जिसकी राजनीति वो कर रहे हैं। और अब उनके ऊपर सवाल उठ रहा है, क्योंकि ओवैसी एक तरफ ऐसे माहौल में जहां पूरे देश में हिंसक प्रदर्शनों में ओवैसी का नाम सामने आ रहा है, जामा मस्जिद के इमाम तक ओवैसी के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि ओवैसी के लोग हिंसा में शामिल है, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, और उस ओवैसी की पार्टी से राज्यसभा की एक सीट के लिए समर्थन लेना उद्धव ठाकरे को बेनकाब करता है। इसके लिए महाराष्ट्र की हिंदू जनता कभी भी माफ नहीं करेगी और अगले आने वाले कुछ चुनावों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा, जब बीएमसी से लेकर विधानसभा के चुनाव में ओवैसी की पार्टी के जैसे ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हालत होगी और शिवसेना 2 अंकों में पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले ही घिरे उद्धव ठाकरे को जब ओवैसी का समर्थन मिल गया है तो फिर एक बार उन पर अब सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। अब पाकिस्तान की सेना तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के सामने झुकती दिखाई दे रही है। तालिबान की मध्यस्थता के बाद पाकिस्तानी सेना और टीटीपी के बीच स्थायी संघर्ष विराम हो गया है और जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। इसके तहत पाकिस्तानी सेना बड़ी संख्या में टीटीपी आतंकियों को छोड़ेगी। कबायली इलाके में हजारों की तादाद में तैनात पाकिस्तानी सैनिक हटाए जाएंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मलकंद इलाके में शरिया कानून लागू किया जाएगा। राजीव जी, जिस तरह से अब पाकिस्तान अब तक तो ये बात कह रहा था कि वो तालिबान के साथ सामने जमकर खड़ा रहेगा, उसके सामने झुकेगा नहीं, तो अब ऐसी क्या स्थिति बनी कि पाकिस्तानी सेना को टीटीपी के सामने झुकना पड़ा? पाकिस्तान अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। जब फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर हमला किया और अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो उसमें पाकिस्तान खुलकर तालिबान के साथ आया, तालिबान का समर्थन किया। एयरफोर्स का भी समर्थन पाकिस्तानी को अफगानिस्तान को दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान के जो तालिबान हैं वो भी, उसका भी मनोबल बढ़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। अब दोनों जो अफपाक बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर तालिबान दोनों जगह से एक्टिव है। अब ऐसे में पाकिस्तान के साथ समस्या ये हो गई है कि अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर करना है तो तालिबानियों का साथ लेना होगा। अब पाकिस्तान में भी तालिबानी आतंकी हैं, तो ऐसी स्थिति में बॉर्डर जो इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की सरकार की कोई भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाता है और इसलिए पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया है और उसे लगने लगा है कि अब जो आतंकियों का साथ हमें पहले से दे रहे थे उसके सामने अब पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। अब ये पाकिस्तान की सबसे बुरे दौर में जाने की एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। अर्थव्यवस्था उसकी बिगड़ चुकी है और अब आतंकियों के सामने सरेंडर करके पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि अगले कुछ महीने में ही पाकिस्तान की सरकार गिरने वाली है और वहां पर फिर से इन्हीं चीजों का बहाना लगा के आर्मी का शासन शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को तालिबान का साथ देना बहुत महंगा पड़ गया, जिसका खामियाजा अब पाकिस्तानी सेना को चुकाना पड़ रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।